पिछले क्लास में हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन एवं इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप किसी सरफेस के सामने खड़े हैं और उस सरफेस में आग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे आप किसी आईना के सामने खड़े होते हैं तो आप आईना में दिखते हैं, इसका मतलब कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब किसी सरफेस के सामने आप खड़े हैं और उस सरफेस में नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे आप किसी दीवार के सामने आप खड़े रहते हैं तो उस दीवार में नहीं दिख पाते हैं, इसका मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम लोगों को जो पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है प्लेन सरफेस द्वारा होता है, और प्लेन सरफेस का मतलब दर्पण, मिरर। तो हम लोग को मिरर दर्पण के बारे में पढ़ना है। लेकिन मिरर पढ़ने से पहले हम प्रकाश का परावर्तन एवं उसके जो दो नियम है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पहले बता चुके हैं टकराने के स्वरूप से। अब हम आपको बताएंगे माध्यम के हिसाब किताब से कि माध्यम के हिसाब किताब से कैसे समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये मान लीजिए पहले हम जो बताए थे कि मान लीजिए कि एक सतह है, प्रकाश का किरण आया, टकराया, यहाँ पर टकराया और टकरा कर फिर रिटर्न हो गया, तो प्रकाश का परावर्तन। यानी कोई चीज टकराता है और टकरा कर रिटर्न हो जाता है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम थोड़ा माध्यम के हिसाब किताब से बात करेंगे। ये मान लीजिए एक सतह है, इस सतह के ठीक ऊपर एयर है, हवा, और ठीक इसके नीचे वाटर है। एक प्रकाश की किरण एयर से आई, क्योंकि ऊपर एयर है, एयर से आई और इस सतह से टकराई और टकराने के बाद पुनः यह एयर में ही वापस हो गई। तो एयर मतलब एक ही माध्यम से आना, टकराना, फिर उसी माध्यम में रिटर्न हो जाना, तो उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन। अगर मान लीजिए ये जो किरण है यहाँ आकर ये वाटर में अगर चली जाती, ये वाटर में मान लीजिए चली गई, तो फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ गई, यानी एयर से वाटर में आ गई। अगर एक माध्यम से दूसरा माध्यम चेंज कर ले तो हम वहां पर परावर्तन नहीं बोलेंगे, वहां पर अपवर्तन बोलेंगे। और हमको पढ़ना है परावर्तन, इसलिए हम परावर्तन की बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है जिस माध्यम से आई हुई है। तो देखिए ये प्रकाश की किरण एयर माध्यम से आकर इस सतह से टकराई और टकराने के बाद फिर एयर माध्यम में ही रिटर्न हो गई, तो हम इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए प्रकाश की ये जो किरण आ रही है, यानी जो आने वाली किरण है, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। और टकरा के लौटने वाली जो किरण है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब चलिए आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बारे में हम लंब से समझते हैं। अगर यहाँ पे लंब नहीं होगा तो ना हम आने वाली किरण के बारे में समझ सकते हैं, ना जाने वाली किरण के बारे में समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर लंब डालना अनिवार्य है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे और इस लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं या इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये अभिलंब बोलिए या नॉर्मल बोलिए। चलिए, और जिस बिंदु पर ये तीनों मिल रही है इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, या इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। चलिए ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम से हम यह समझते हैं कि आने वाली किरण कैसे आएगी और जाने वाली किरण कैसे जाएगी। इसे समझने के लिए हम अभिलंब द्वारा समझेंगे। यानी अगर आने वाली किरण
जो होगी इस अभिलंब से इसका रिश्ता होना चाहिए, और जाने वाला भी किरण का जो रिश्ता हो वो अभिलंब से होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। यानी इसमें पहला नियम में इस अभिलंब का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कैसे आती है किरण? आने वाली किरण इस अभिलंब से जितना कोण बना के आती है, जाने वाली भी किरण इस अभिलंब से उतना ही कोण बनाकर वापस जाएगी। अगर आने वाली किरण इस अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बनाकर आ रही है और टकरा रही है, तो टकराने के बाद जाने वाली जो किरण होगी इससे 30 डिग्री कोण बनाकर वापस जाएगी। यानी आने वाली किरण यानी आपतित किरण और जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण दोनों अभिलंब से समान कोण बनाते हैं। तो आपतित किरण और ये जो अभिलंब हुआ, इसके बीच का जो ये कोण होता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। यानी आपतन कोण का मतलब आई। और अभिलंब और जाने वाली किरण के बीच का जो कोण होता है, उस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, यानी ये आर हो गया, या इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई हमेशा आर के बराबर होते हैं। तो यह है पहला नियम। दूसरा नियम, आने वाली किरण यानी आपतित किरण, ये आपका आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एक ही तल में होते हैं? इसका मतलब ये है कि आने वाली किरण जो है बोर्ड के पृष्ठ पर है। ये क्या है? ये बोर्ड का हम जिसको टच कर रहे हैं, जिसको हम लोग टच करते हैं, उसको हम लोग पृष्ठ बोलते हैं। यानी ये पृष्ठ है, यानी सरफेस है। सरफेस बोलिए या पृष्ठ बोलिए। तो देखिए, आने वाली जो किरण है ये बोर्ड के सरफेस पर है, जाने वाली जो किरण है वो बोर्ड के पृष्ठ पर है, और अभिलंब जो है बोर्ड के पृष्ठ पर है। यानी तीनों जो है एक ही पृष्ठ पर है। इसका मतलब तीनों जो है एक ही तल पर है। अगर एक ही पृष्ठ पर सब कुछ हो, आने वाली जाने वाली अभिलंब, तो इसका मतलब जो हुआ कि एक ही तल पर है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये कॉपी है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने कॉपी को ऐसे, इसको ऐसे कर दिया, तो देखिए, तो ये जो है आने वाली किरण बोर्ड के तल पर है, अभिलंब जो है बोर्ड के तल पर है, क्योंकि बोर्ड के पृष्ठ पर है इसलिए बोर्ड के तल पर है। और मान लीजिए जाने वाली किरण हमने ऐसे कर दिया, यानी देखिए अब जाने वाला किरण अलग हो गया, कॉपी के पृष्ठ पर हो गया, यानी कॉपी के तल पर हो गया। यानी ये जाने वाली किरण जो है अलग तल पर है, अलग तल में हो गया। यानी ये नियम जो होगा वो सही नहीं है, ये गलत नियम हो गया। यानी आने वाली किरण बोर्ड के तल में, अभिलंब बोर्ड के तल में, और यह कॉपी के तल में, ऐसा नहीं होता है। जब भी होंगे तो तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये जो है, ये जो पेन हम अभी रखे हैं कॉपी के तल में, अभी देखिए पेन, आप अभी देखिए मार्कर, ये मार्कर जो है कॉपी के तल में नहीं है, कॉपी से बाहर जा रहा है। कॉपी की इसको तल में नहीं लेंगे, जब कॉपी को ये पूरा टच कर जाएगा तब कॉपी के तल में, ठीक है, ये कॉपी के तल में है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल कॉपी के तल में, ये देखिए ये कॉपी के तल में, क्योंकि पूरा टच कर रहा है। ये देखिए दोनों कॉपी के तल में है, देखिए। और ये देखिए कॉपी के तल में नहीं है। अब चलिए, मेरा कहने का मतलब एक बार और हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए ये हो गया लंब, क्योंकि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बारे में लंब से समझेंगे। इस लंब सबसे ज्यादा अनिवार्य लंब है, इस लंब के बारे पर विशेष ध्यान रखें। यह मान लीजिए ये लंब है, आने वाली किरण ये आई और लंब से 30 डिग्री का कोण बनाई, ये 30 डिग्री का कोण बनाई, देखिए 30 डिग्री का कोण बनाई। तो जाने वाली जो किरण भी होगी इसे 30 डिग्री का कोण बनाकर वापस जाएगी इस लंब से। तो 30 डिग्री का कोण तो ऐसे भी बनेगा, तो क्या ऐसे जाएगी? 30 डिग्री का कोण हम ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 30 डिग्री का कोण हम तो ऐसे भी बना सकते हैं, 30 डिग्री का कोण हम तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो कौन सा 30 डिग्री वाला कोण लेंगे? ये लेंगे कि ये लेंगे कि ये लेंगे? तो हम वैसा वाला लेंगे कि जो एक ही पृष्ठ पर हो, जो एक ही तल पर हो। अगर ऐसा वाला, देखिए ये 30 डिग्री कोण बनाकर वापस चली गई। अब हम क्या कहें, ये अपना हैंड का पृष्ठ लिया, सरफेस लिया, और देख रहे हैं इससे तीनों टच हो रहा है कि नहीं, देखिए तीनों टच हो गया।
इसका मतलब ये हमारे हाथ के पृष्ठ पर है, हाथ के सरफेस पर है, इसका मतलब जो हुआ तीनों एक ही तल में है। अगर मान लीजिए जाने वाली किरण गलती से हम ऐसे 30 डिग्री कोण बनाकर लेकर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे, तो देखिए टच कराना, देखिए ये दो ही टच हो रहा है, ऐसे टच करा देता है, ऐसे देखिए जाने वाली किरण ऐसे 30 डिग्री के कोण बनाकर ऐसे एंगल बनाकर वापस हो जाती, तो देखिए इसमें ये दो ही टच कर रहा है, जाने वाली किरण इसमें टच नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नियम गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा 30 डिग्री कोण बनाकर वापस नहीं जा सकती है। तीनों जब एक ही तल में होंगे तभी वापस आएंगे। देखिए दो एक तल में है और ये अलग तल में हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों कैसे एक ही तल में होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन, हाँ ये जो दोनों नियम हम बोले, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, आने वाली किरण जाने वाली किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये दोनों के लिए है, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए लागू होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए लागू नहीं, दोनों रिफ्लेक्शन के लिए लागू होगा। अच्छा, हम लोग एयर की ज्यादा बात करेंगे क्योंकि हम लोग एयर में रहते हैं, तो जब एयर में रहते हैं तो एयर के बारे में ही न रहकर सोचेंगे कि एयर के अंदर क्या क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। वाटर में तो रहते नहीं है कि हम वाटर के बारे में जाकर सोचे कि वाटर में क्या क्या होता है, नहीं होता है। हम जानेंगे कि क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन कोई भी चीज फिजिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको एयर से ही कंपेयर किया जाएगा, एयर से उसको कंपेयर करके देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है। अब चलिए, ये जो परावर्तन होता है, ये जो रेगुलर परावर्तन होता है वो दर्पण से द्वारा होता है, और दर्पण से कैसे परावर्तन होता है या दर्पण क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण, मिरर, मिरर क्या होता है। देखिए मिरर बनता कैसे है, जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, वो मिरर बनता कैसे है। एक आप कांच ले लीजिए, कैसा भी कांच ले लीजिए, समतल अगर दर्पण बनाना है तो समतल कांच ले लीजिए। अगर आपको दर्पण दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। तो अगर मान लीजिए अगर समतल दर्पण बनाना है तो समतल कांच ले लीजिए, अगर आपको गोलीय दर्पण बनाना है तो गोलीय कांच ले लीजिए। तो आप किसी तरह का कांच ले लीजिए और उस कांच पर आप चांदी द्वारा लेप कर दीजिए, यानी चांदी को आप पिघला लीजिए और उसका लेपन उस कांच पे लगा दीजिए, दर्पण बनकर तैयार। यानी दर्पण बनाने के लिए कुछ नहीं, यानी कांच लिया और कांच में चांदी का पॉलिश लगा दिया, दर्पण बन जाएगा। हाँ एक बात देखिए, ऐसा नहीं है कि चांदी का दर्पण नहीं होता है, चांदी का भी दर्पण होता है, एल्यूमिनियम का भी दर्पण होता है। विद्युत धारा सबसे अच्छा चांदी द्वारा ही प्रवाहित होता है, यानी चांदी का आपको अगर वायर है तो उससे सबसे अच्छा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। उष्मा सबसे अच्छा प्रवाहित चांदी द्वारा ही होता है, यानी चांदी से सबसे अच्छा उष्मा प्रवाहित होती है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन चांदी से सबसे अच्छा होता है, अगर प्रकाश का परावर्तन की क्रिया सबसे अच्छी चांदी से मानी गई है। तो हम ऐसा नहीं है कि कांच वाला जो दर्पण देखते हैं आप, वो थोड़ा सस्ता होता है इसलिए हम लोग कांच वाला दर्पण यूज करते हैं, और चांदी का जो दर्पण होता है वो महंगा होता है। तो चांदी का अगर दर्पण बनाना होगा तो क्या करना है कि क्या कीजिए कि चांदी को पिघला लीजिए और पिघला कर उसको फिर सॉलिड बना दीजिए, मतलब स्वतः रूप से सॉलिड बन जाए। पिघला हुआ चीज को रख दीजिए और फिर उसको सॉलिड बनने दीजिए। जैसे ही वो सॉलिड बन जाएगा तो उसका जो सरफेस हो जाएगा वो प्लेन हो जाएगा, और जब सरफेस उसका प्लेन होगा तो उससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होने लगेंगे, यानी उसमें अपना चेहरा हम देखने लगेंगे, उसमें अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा। अगर कोई लिक्विड नेचुरली तरीका से जब ठोस में बदलता है तो उसका जो सरफेस हो जाता है वो प्लेन हो जाता है, यानी उसमें अपना चेहरा देखने लगेंगे। यानी हम डायरेक्ट चाहें तो चांदी का भी मिरर बनाते, चांदी का मिरर मार्केट में होता है, थोड़ा महंगा मिलता है। हाँ अब ऐसा है कि एक चांदी का दर्पण ले लें और एक कांच का दर्पण ले लें, तो कांच का जो दर्पण होगा वो टिकाऊ होगा
और सस्ता भी होगा। लेकिन चांदी का जो दर्पण होगा वो टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि उसको कभी अगर पोंछना हो दर्पण को तो उसमें खरोच आ जाएंगे, या जब चांदी हवा से संपर्क में आएगा या पानी से संपर्क में आएगा, हवा से तो हमेशा संपर्क में आएगा ही आएगा, पानी से संपर्क में आएगा तो वो काला पड़ने लगेगा, तो वो खराब हो जाएगा। यानी सिर्फ चांदी का दर्पण जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन कांच का दर्पण जो होगा वो जल्दी खराब नहीं होगा। यानी हम लोग जो दर्पण बनाते हैं वो कांच के दर्पण के बारे में बात करना है हमें। तो कांच का दर्पण बनाना होगा तो आप एक कांच ले लीजिए, अगर समतल दर्पण बनाना है तो समतल कांच ले लीजिए। तो समतल दर्पण बनाना है तो समतल कांच का मतलब इस तरह का, इस तरीका का। ये बोर्ड जो दिख रहा है ये समतल है, यानी इस तरीका का आप कांच ले लीजिए। चाहे कॉपी अभी जो दिख रही है समतल है, अगर कॉपी को हम ऐसे मोड़ दिया, कॉपी को ऐसे मोड़ दिया तो ये गोलीय हो गया, और ऐसे कर दिया तो समतल हो गया। ये कॉपी समतल है, बोर्ड आपका समतल है। अगर मान लीजिए समतल कांच, मेरे पास एक समतल कांच है, अब इसका हम दर्पण बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? मान लीजिए इसका एक सतह इधर भी है, एक सतह इधर भी है, दो साइड, एक साइड दो साइड। किसी एक साइड पर आप चांदी का पॉलिश लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम चांदी का पॉलिश लगा दिए, मान लीजिए इस साइड चांदी का हमने पॉलिश लगा दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, चांदी को हम पेंट कर देंगे। जो इधर पॉलिश लगा है इसके बाद उसको हम पेंट कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, अब ये जो चांदी हम कांच पे जो चांदी यूज किए, ये चांदी टिकाऊ होगा, और ये चांदी ना हवा से संपर्क में आएगा ना पानी से संपर्क में आएगा। क्योंकि मान लीजिए एक साइड इधर, अब इधर से चेहरा दिखने लगेगा, इधर से अगर हम लेप लगाएंगे, इधर से अगर लेप लगाएंगे तो इधर से चेहरा दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि इधर से जो चांदी हमने लगाया उसको कांच ने ढक लिया, और इधर से हमने पेंट भी कर दिया, इसका मतलब पेंट से भी वो कांच ढक गए, वो चांदी ढक गया। फिर से एक बार बात करेंगे, हम इधर से जो चांदी लगाए, चांदी का जो पॉलिश लगाए उसको कांच ने ढक लिया, और फिर उसके बाद जब इसको हमने पॉलिश कर दिया तो फिर ये पॉलिश के द्वारा वो चांदी ढक गया। यानी चांदी सेफ, न वो हवा से संपर्क में आएगा ना पानी से संपर्क में आएगा, और वो चांदी जो होगा टिकाऊ होगा। हमारा जो हम जो चेहरा देखते हैं वो कांच में हमारा चेहरा नहीं दिखता है। मान लीजिए कि इधर से हम जब लेप लगाए हैं तो इधर से हमारा चेहरा दिखेगा, ये इधर से चेहरा दिख रहा है, इधर से चेहरा दिखना स्टार्ट होगा। तो हमारा जो चेहरा दिखता है वो कांच द्वारा नहीं दिखता है, वो चांदी द्वारा दिखता है। जो किरण परावर्तित होती है वो चांदी से होती है, न कि कांच से होता है। हम चांदी में देखते हैं अपना चेहरा, हम उस चांदी को हमने इस तरीका से बना दिया कि वो चांदी हमारा जो है सेफ्टी हो गया। हम जब पोछेंगे तो कांच को पोछेंगे तो हमारा चांदी सेफ्टी रहेगा। वो कभी हवा से भी संपर्क में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए वो सेफ्टी है। तो हमारे पास दर्पण बनाने का ये तरीका है। चलिए अब हम बात करते हैं, हम दो तरह का दर्पण होता है, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के लिए हम अभी आपको समतल दर्पण के बारे में बता दिया। यानी समतल दर्पण, अब चलिए जैसे मान लीजिए अब समतल दर्पण हमको बनाना होगा बोर्ड पर। मान लीजिए ये समतल दर्पण हो गया, या घर में जो आप आईना यूज करते हैं वो समतल दर्पण है। तो उस समतल दर्पण को अगर बोर्ड पे बनाना होगा तो हम बोर्ड पे बनाने के लिए इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे। अब मान लीजिए इसको हम ऐसे बना दिए बोर्ड पर, तो अब हमको इस पर किरण दिखाना होगा, किरण कैसे आ रही है कैसे जा रही है। तो किरण को तो फिर हवा से आएगी ऐसे, फिर हवा में ऐसे ले जाएंगे, यानी हम आपको कैसे दिखा पाएंगे, हवा में नहीं ना दिखा पाएंगे। इसलिए क्या करेंगे कि हम इसका डायग्राम, हम इसको ऐसे अगर रखते हैं, इस तरह से रखते हैं, इस तरह से अगर हम इस तरह से रखते हैं तो हम बोर्ड पर से किरण ले जाकर आपको दिखा सकते हैं कि देखिए किरण आ रही है, जाके दर्पण से टकराई, टकराने के बाद देखिए ऐसे परावर्तित हो रही है, यानी ऐसे आपतित हो रही है इस दर्पण से, और ऐसे परावर्तित, ये हम दिखा सकते हैं। अगर ऐसे हम दर्पण रखेंगे तो, ऐसे रखेंगे तो नहीं, किरण हम नहीं दिखा पाएंगे। तो मान लीजिए अब इतना बड़ा दर्पण है, तो अब इतना बड़ा दर्पण को हम बोर्ड पर कैसे रखेंगे? बोर्ड पर हम दिखा नहीं पाएंगे, बोर्ड पर नहीं रख पाएंगे इसको, या तो इसको बोर्ड से चिपकाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इतना बड़ा दर्पण न दिखाकर सिर्फ इसका ये साइड व्यू दिखाते हैं, ये साइड व्यू, ये लाइनिंग दिखा देते हैं, और मान लेते हैं कि ये जो पूरा का पार्ट है वो बोर्ड के अंदर है, ऐसा मान लेते हैं, और साइड व्यू को दिखा देते हैं। तो हम क्या कैसे, यानी सिर्फ साइड व्यू, यानी समतल दर्पण का एक लाइन
ड्रा कर देंगे, यानी ये देखिए इसमें लाइन ये मिल रहा है साइड वाला, ड्रा कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण बनाने का क्या तरीका है, मान लीजिए कि ये कांच लिया, ये कांच हो गया, ये समतल कांच ले लिया, क्योंकि हम ऐसा नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इसका ये वाला लाइनिंग से हमने दिखा दिया। तो ये दिखा दिया, ये कांच हो गया। अब क्या करना है, इसको हमको दर्पण बनाना है। दर्पण बनाने के लिए चांदी से इसको पॉलिश कर दीजिए। तो हमने क्या किया, आप इधर से भी पॉलिश कर सकते हैं या आप इधर से भी पॉलिश कर सकते हैं। हमने इसको इधर से पॉलिश कर दिया। चलिए अब देखिए, ये चांदी से इसको पॉलिश भी कर दिया, ये पॉलिश हो गया। यानी चांदी क्या हुआ, चांदी का एक तरफ चांदी ढक गया ये कांच से, और दूसरी तरफ भी ढक देंगे, इसको पेंट कर देंगे, पेंट कर दिया। अब ये देखिए चांदी हमारा खराब नहीं होगा, चांदी काला नहीं पड़ेगा, ये टिकाऊ होगा। ये जो मिरर होगा, ये जो आईना होगा, ये टिकाऊ आईना होगा। अब चलिए, अब मान लीजिए हम प्रकाश की किरण को भी दिखा सकते हैं। प्रकाश की मान लीजिए किरण आई, ऐसा मत सोचिए कि प्रकाश की किरण आई और कांच से टकराई और टकरा कर वापस होगी, नहीं, ये किरण कांच के अंदर प्रवेश करती हैं और जाकर वो चांदी से टकराती हैं। ये चांदी से टकराई और चांदी से टकराने के बाद ये वापस आती है, ऐसे वापस आती है, ऐसे नहीं कि गई और कांच से टकराई वापस आ गई, कांच के सरफेस से टकरा कर वापस, नहीं, कांच में इन करती है और जाकर जो चांदी का जो हमने लेप लगाया है उससे टकराकर ये वापस आती है। ये हुआ हमारा समतल दर्पण। दूसरा जो दर्पण हमको पढ़ना है वो गोलीय दर्पण पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है, हम लोग को गोलीय दर्पण ही पढ़ना है। समतल दर्पण के बारे में आपके सिलेबस में समतल दर्पण के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हम आपको बाद में समतल दर्पण के बारे में बताएंगे, पूरा क्या क्या होता है, कैसे इसका इमेज बनता है, नहीं होता है, सब कुछ बताएंगे। चलिए, हम लोग को पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो आइए हम लोग गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं। गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं, कांच को पिघला लेते हैं और पिघला कर बॉल जैसा, देखिए एक बॉल लिए हम, देखिए इस बॉल जैसा शेप दे देते हैं उस कांच को पिघला कर और इस बॉल जैसा बना लेते हैं। मतलब उस कांच को जमाते हैं और जमने के बाद ऐसा जमाते हैं कि इस बॉल का रूप धारण कर ले, फुटबॉल जैसा रूप धारण कर ले। ये क्या है, ये जो बॉल देख रहे हैं ये अंदर से खोखला है, तो भी जब कांच का जब धारण होना चाहिए, जो कांच का गोला बनना चाहिए, इस बॉल जैसा जब वो कांच बनेगा, यानी गोला कांच जो होगा वो भी अंदर से खोखला होना चाहिए। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का कांच होता है, खोखला गोला का कांच होना चाहिए। यानी मान लीजिए बॉल जो है ये कांच है, कांच का बॉल है, तो इसका मतलब है इसी को, ये आपका गोलीय दर्पण बनाने में ऐसा अगर बना देंगे कांच, तो ये कांच, इस कांच द्वारा हम लोग गोलीय दर्पण बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, यानी ये खोखला कांच है। चलिए, तो अब देखिए, अब हम कांच को अब गोला कांच को दिखाने के लिए, गोलीय कांच को दिखाने के लिए, अब इसका डायग्राम हम बोर्ड पे नहीं बना सकते हैं, डायग्राम बोर्ड पे थोड़े बनेगा क्योंकि 3D डायग्राम है। तो हम इसका साइड व्यू, ये सिर्फ ऐसा साइड व्यू बना के दिखा देते हैं कि देखिए जी ये गोलीय कांच है। यानी गोलीय कांच का मतलब ऐसा कांच होना चाहिए, तभी गोलीय दर्पण बन पाएगा। ठीक है, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। अगर ऐसा कांच होगा, यानी खोखला का, ये देखिए खोखला है, तो खोखला कांच से गोला होना चाहिए। यानी ऐसा अगर हम कांच लेंगे उसके द्वारा हम लोग गोलीय दर्पण बना सकते हैं। यानी हम इसका डायग्राम दिखा रहे हैं तो इसका साइड व्यू दिखाएंगे, यानी ऐसा गोलीय कर देंगे, ऐसा गोलीय कर देंगे, ये साइड व्यू दिखाएंगे। तो यानी कहने का मेरा मतलब है कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कांच होता है। देखिए खोखला गोला का कांच होता है। और क्या करते हैं, इसमें से कट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये खोखला गोला का कांच है, ये खोखला गोला का कांच है। अब मान लीजिए हमको मिरर बनाना है। मिरर बनाने के लिए आपको अगर बड़ा मिरर बनाना है तो बड़ा इसके पार्ट काट लीजिए, अगर छोटा बनाना है तो छोटा पार्ट काट लीजिए। आपको जैसा जरूरत है उतना काट लीजिए। बड़ा बनाने के लिए बड़ा पार्ट काटिए, छोटा के लिए छोटा काट लीजिए। तो मान लीजिए हमने इससे छोटा काट लिया, छोटा काटा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको काट लिया। तो काटेंगे तो कैसा निकलेगा, जब काटेंगे तो कैसा निकलेगा, चम्मच के जैसा निकलेगा। देखिए मान लीजिए कि हमने, देखिए चम्मच लिए हम आपको दिखाने के लिए ही, तो देखिए चम्मच लिए हैं। अब चम्मच के बराबर हमने काट लिया,
तो अब काटेंगे तो जब काट के हटाएंगे तो कैसा आपको दिखेगा वो दिखा रहे हैं। देखिए एक साइड ऐसा दिखेगा, एक साइड आपको देख रहे हैं ना ऐसा दिखेगा। ये जो साइड है अंदर वाला है, कांच का ये अंदर वाला साइड है, और ये एक ऐसा साइड दिखेगा, बाहर वाला साइड दिखेगा। देख रहे हैं हम, ऐसा से दिखेगा। अब देखिए ये हुआ हमारा। अब क्या करेंगे, ऐसा मतलब पार्ट हुआ। यानी मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा हम आपको डायग्राम पे दिखा रहे हैं कि जैसे हम इसको कट कर लिया, यहां से यहां तक कट कर लिया, कट करके हम इसको अलग कर दिया, मान लो इसको कट करके यहां पे ला दिया। अब हम इसको दर्पण बनाना चाहते हैं, तो दर्पण बनाएंगे तो चांदी द्वारा इसको पॉलिश करेंगे। तो पॉलिश हम इधर से भी कर सकते हैं या इधर से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका पॉलिश मान लीजिए हमने इधर से कर दिया, तो इधर से कर दिया तो इसका नाम कुछ और, इसका नाम कुछ और हो जाएगा। अब चलिए हम मान लीजिए इसी को हमने ऐसा पॉलिश ना करके, देख लीजिए इसको ऐसा पॉलिश ना करके हम इसको इधर से पॉलिश भी कर सकते थे। क्या करेंगे कि इधर से हमने चांदी का लेपन, ये चांदी का लेपन लगा दिया, और चांदी का लेपन लगा दिया और फिर इधर से पॉलिश कर दिया। तो इधर से हम चेहरा देखेंगे, इसमें इधर से चेहरा देखेंगे, इसमें भी चांदी का लेपन लगाया और उसके बाद पॉलिश कर दिया, यानी चेहरा हम इधर से देखेंगे। तो हम जब इधर से पॉलिश करेंगे तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा, इधर जब हम इधर से पॉलिश करेंगे तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो ये कहलाएगा गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण है। ये तो खोखला गोला का गोला है, यानी कांच का ये खोखला गोला है, ये दर्पण नहीं है, खोखला गोला है कांच का। और जब उसमें से काट कर और जब उसमें चांदी से जब उसको चांदी का लेपन लगा देते हैं और फिर उसके बाद पेंट कर देते हैं, तब वो दर्पण बन गया, ये दर्पण बन गया। यानी हम अगर बोलते हैं गोलीय दर्पण क्या है, तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है, ये इसका भाग है, क्योंकि इसी में से काटे हैं तो इसका भाग है। वह भाग होता है जिसका एक सतह चिकना या चमकीला, दूसरा सतह कलई किया हुआ रहता है। देख लीजिए इसका एक सतह चमकीला, दूसरा सतह कलई किया हुआ रहता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये है आपका गोलीय दर्पण। फिर से एक बार बता देते हैं, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जिसका एक सतह चमकीला, दूसरा सतह कलई किया हुआ रहता है। यह है आपका गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण, ऐसा मत सोचिए कि गोलीय दर्पण ऐसा बोर्ड पे बना देता है ऐसा दिख रहा है, नहीं। गोलीय दर्पण जब हम गेंद से, ये हमारा खोखला गोला कांच था, ये कांच था, ये हमारा कांच था, और कांच के इस चम्मच के बराबर हमने कट कर लिया। देखिए कट कर लिया तो कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा। अगर बड़ा कट करेंगे तो ऐसा निकलेगा, बड़ा कट करेंगे तो ऐसा निकलेगा, छोटा कट करेंगे तो ऐसा निकलेगा उसमें से। और हमने ऐसा कहाँ, हम यहाँ पर ऐसा कहाँ बनाए हैं, ऐसा निकलेगा। यानी एक तरफ ऐसा होगा और एक तरफ ऐसा होगा, एक तरफ उठा हुआ होगा और एक तरफ धंसा हुआ होगा। देख लीजिए ऐसा होगा। अब क्या है, अब हम इसका डायग्राम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। इसका डायग्राम हम मान लीजिए ऐसे बना लें, सपोज दैट ऐसे बना लें। ऐसे अगर इसका डायग्राम बना दें तो मान लीजिए किरण को, अब किरण कैसे ले जाना, अब हमको किरण दिखाना है कि इससे किरण कैसे इस पर आपतित हो रही है और कैसे परावर्तित हो रही है। तो हम हवा में आपको किरण नहीं ना दिखाएंगे कि हवा से आई और इससे टकराई और हवा में ही चली गई, तो हम ये तो दिखा नहीं सकते हैं। हवा में तो हम कोई डायग्राम बना नहीं सकते हैं। जब भी बनाएंगे तो बोर्ड पर बनाएंगे, और बोर्ड पर बनाने के लिए, इसका डायग्राम बोर्ड पर बनाने के लिए हमको ऐसे चम्मच को रखना पड़ेगा। ऐसे अगर हम मान लीजिए ये जो गोलीय हमारा दर्पण है ऐसे को ऐसे रखना पड़ेगा, और ऐसे हम रखते हैं तो मान लीजिए किरण ऐसे जाएगी, हम दिखा सकते हैं डायग्राम। देखिए जा रही है, जाके इस मिरर से टकराई और टकरा कर फिर ऐसे वापस, देखिए बोर्ड पे दिखा दे रहे हैं डायग्राम बनाकर। तो अब ऐसे हम रखने के लिए इसको चिपकाना पड़ेगा, तो चिपका तो सकते नहीं है। तो क्या करते हैं कि हम ये वाला, ये साइड वाला सिर्फ डायग्राम में दिखाते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसका साइड वाला दिखाया गया, ये साइड वाला दिखा देते हैं। तो हम भी ये साइड वाला दिखा दिए हैं। समझ में आ गया होगा मेरी बात। चलिए अब चलिए, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक जो होता है उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। तो चलिए उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, देखिए उत्तल दर्पण क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास एक दर्पण है, और ऐसे मान लीजिए इस पर सिल्वर लगा दिया गया,
और उसके बाद हम पेंट कर दिए, सिल्वर लगाने के बाद पेंट कर दिए। तो एक ध्यान दीजिए, अब ये इसको राउंड करेंगे तो इसका ऐसे ये राउंड होगा, ऐसे फिर गोला बनेगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर इधर होगा, ये इसका सेंटर हो गया। तो ये देखिए, इधर से हम चेहरा देखेंगे और ये तो पेंटेड है, इधर से हम थोड़े चेहरा देख पाएंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन तो इधर से होगा, इधर से रेगुलर रिफ्लेक्शन थोड़े हो पाएगा। और हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तो इधर से होगा, यानी हम जब इसके सामने इधर खड़ा होंगे तो इधर से देख पाएंगे। तो जिसका चमकीला सतह, जिधर से आप चेहरा देखते हैं उसको चमकीला सतह बोलते हैं, उसको चिकना सतह बोलते हैं, उसको प्लेन सरफेस बोलते हैं, उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। जो बोलना है वो बोल लीजिए। जिसका परावर्तक सतह या चमकीला सतह केंद्र से नजदीक हो, देखिए इसका केंद्र से नजदीक है, केंद्र से नजदीक हो, या जिसका चमकीला सतह या चिकना सतह धसा हुआ हो और कलई किया हुआ, उठा हुआ हो। या ऐसे भी आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए इस यहां पर देख लीजिए, ये ले लीजिए, ये देखिए, ये देख लीजिए आप। अब देखिए इसका सेंटर इधर होगा, इधर सेंटर हो गया, इसका सेंटर ये हुआ, इसका भी सेंटर है, इसका ये इधर से राउंड होगा, देखिए ऐसे राउंड होगा। तो ऐसे जब ये राउंड होगा तो सेंटर इसका इधर होगा। तो जब सेंटर इसका हो गया तो इसका चिकना सतह क्या हो गया, इधर हो गया, ये चिकना सतह है। तो इसका चिकना सतह क्या है, सेंटर से दूर है। तो जब जिसका चिकना सतह सेंटर से दूर हो, जिसका चमकीला सतह सेंटर से केंद्र से दूर हो, उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, ये कन्वेक्स मिरर हुआ। और जिसका चिकना सतह यानी ये सेंटर से नजदीक हो, उसको हम लोग अवतल दर्पण कनकेव मिरर बोलते हैं। जिसका चिकना सतह, अब चलिए, ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही बना सकते हैं, हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए ये आपका जो हो गया आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या है, जिसका चिकना सतह सेंटर से नजदीक हो, जिसका चिकना सतह चमकीला सतह धसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। हम हमेशा चमकीला सतह की बात करेंगे, कलई सतह से हमको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कलई सतह से मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि उससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए चमकीला सतह बोल दीजिए, चिकना सतह बोल दीजिए। तो अवतल दर्पण क्या है, तब क्या बोलिएगा, जिसका चमकीला सतह या परावर्तक सतह धसा हुआ हो या सेंटर से नजदीक हो, और जिसका, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण ये भी है, अवतल दर्पण ये भी है। चाहे एक और देख लीजिए, ये डायग्राम ये देख लीजिए आपका, ये आपका उत्तल दर्पण ऐसे राउंड करेगा, यानी सेंटर इसका इधर होगा। जिसका चमकीला सतह सेंटर से दूर हो, देखिए इसका चमकीला सतह सेंटर से दूर है, तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। जिसका चमकीला सतह उठा हुआ हो, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे आपको बोलना है वैसे बोल लीजिए। चलिए हमारा बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण, दोनों से परावर्तन कैसे होता है वो करके दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण परावर्तन की क्रिया तभी समझेंगे जब तक लंब नहीं हो, इसलिए लंब डालना बेहद जरूरी है। तो हम क्या कर देंगे कि परावर्तन की क्रिया, जब परावर्तन की क्रिया सिर्फ दर्पण से होता है, और जब भी दर्पण में परावर्तन की क्रिया कराना होगा तो सबसे पहले आप लंब डाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमने ये लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया। चलिए आने वाली किरण, ये आपका आने वाली किरण हुआ, आने वाली, ये मान लीजिए कोई किरण यहाँ पर, ये आने वाली किरण है, आई टकराई और टकरा कर मान लेते हैं इससे 30 डिग्री का एंगल बनाई। तो जाने वाली किरण इस लंब से 30 डिग्री का एंगल बनाकर वापस चली जाएगी। चाहे आप ऐसे भी देख लीजिए, मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण, ये आपका समतल दर्पण हुआ। ये देखिए आने वाली किरण, मान लीजिए किरण आई, कैसे किरण आ रही है, आके टकराई, ये जो किरण आ रही है लंबवत आ रही है, ये जो किरण आ रही है लंबवत आ रही है, यानी लंबवत दर्पण से टकरा रही है, यानी लंब से कितना डिग्री का कोण बनाया, 0 डिग्री।
तो फिर लंब से 0 डिग्री कोण बनाकर वापस हो चली जाएगी, यानी जाने का भी 0 डिग्री फिर कैसे कोण बनाएगी, ऐसे चली जाएगी। फिर देखिए लंब से ये आने के समय 0 डिग्री का कोण बनाया और फिर जाते भी समय भी 0 डिग्री का कोण बना दिया, यानी देख लीजिए ऐसे होता है परावर्तन। समतल दर्पण से जो परावर्तन होता है इस तरह का होता है। चलिए अब हम लेते हैं अवतल दर्पण से परावर्तन। ये देखिए नेक्स्ट देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन। अवतल दर्पण, ये देखिए आपका अवतल दर्पण। चलिए ये इधर से राउंड ऐसे राउंड हो रहा है, इसका मतलब इसका सेंटर इधर होगा, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। पहले हम इसमें क्या करेंगे, लंब डालने आपको सिखा रहे हैं। तो इस जो ये आपको मिरर दिख रहा है इसका कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, एक मान लीजिए पॉइंट, यही पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से और केंद्र तक मिलाने वाली जो लाइन होती है, देखिए मिलाने वाली लाइन, ये लंब हो गया। केंद्र से सीधे इस मिरर के किसी पॉइंट से मिला दीजिए, उसको लंब बोलते हैं, ये लंब हुआ, ये लंब। अब मान लीजिए लंब से ही सब समझेंगे। चलिए मान लीजिए कोई किरण आके टकराई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद मान लीजिए इससे कितना डिग्री का एंगल बनाया, 40 डिग्री का एंगल बनाया, तो फिर इधर से 40 डिग्री का एंगल बनाकर रिटर्न हो गई। देखिए रिटर्न हो गई 40 डिग्री का एंगल बनाकर। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, ये मान लीजिए ये आपका मिरर हुआ, अवतल दर्पण हुआ। ये मान लीजिए ये ऐसे राउंड हो रहा है, यानी सेंटर इसका इधर चमकीला सतह यानी सेंटर के तरफ, यानी अवतल दर्पण। अब चलिए मान लीजिए ये कोई किरण, इसका सेंटर ये आप पर डाल लीजिए, सेंटर हुआ। मान लीजिए कोई किरण ऐसे आया, आया टकराया, अब जाएगा कैसे, तो जाने का तय लंब करता है, तो सबसे पहले हमको इस पर लंब डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ लंब डालने के लिए मान लीजिए सेंटर ये है, मान लीजिए क्या करना पड़ेगा, इस लंब यहाँ से एक लंब मिलाएंगे। जब तक लंब नहीं डालेंगे तब तक नहीं रे को परावर्तित नहीं कर पाएंगे, इसलिए लंब डालना बेहद जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसे एक लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया, लंब हो गया। अब जब लंब हो गया तो फिर हम आराम से कर सकते हैं। ये मान लीजिए थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो फिर ऐसे रिटर्न हो जाएगा, यानी ये भी जो एंगल होगा वो थीटा डिग्री का होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये अवतल दर्पण हुआ, ये आपका अवतल दर्पण। अब ये हमारा मान लीजिए ये ऐसे राउंड होगा, ऐसे राउंड होगा, यानी सेंटर इसके इधर होगा। अब मान लीजिए कि एक रे ऐसे जा रही है, ऐसे ये रे गई ऐसे टकराई, इसका मतलब कैसे जा रही है, लंबवत जा रही है, यानी कि लंब लाइन हुआ ये, यानी लंबवत जा रही है। तो यानी लंब से 0 डिग्री का कोण बनाई, तो फिर वापस कैसे होगी, फिर टकराएगी, फिर इससे 0 डिग्री का कोण बनाकर वापस हो जाएगा, यानी इसी रास्ते से अगर लौटेगी तभी 0 डिग्री कोण बनेगा। यानी फिर देखिए जाते समय 0 डिग्री, आते समय 0 डिग्री, यानी अगर इस रास्ते से किरण जाएगी तो फिर इसी रास्ते से वापस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, अब आइए एक उत्तल दर्पण। चलिए देखिए ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। देखिए इधर से राउंड हो रहा है, ऐसे राउंड होगा, यानी ऐसे राउंड का मतलब इसका सेंटर इधर होगा। मान लीजिए ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, सी हो गया। अब चलिए मान लीजिए कोई रे, ये मान लीजिए कोई किरण ऐसे आई, टकराई, देखिए टकराई। अब टकराई तो जाएगी कैसे, तो जाने का रास्ता कौन तय करेगा, ये लंब। जब तक लंब नहीं डालेंगे तब तक नहीं बता पाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक लंब डाल दिया, देखिए लंब डाल दिया, ये लंब है। तो लंब से मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बनाया, तो लंब से आने वाले, देखिए इस पर आने वाली जो किरण है इस लंब से थीटा डिग्री कोण बना रहा है, तो जाने वाली भी किरण इससे थीटा डिग्री कोण बनाकर वापस चली जाएगी। थीटा डिग्री कोण बनाकर देखिए वापस चली गई, देखिए थीटा डिग्री कोण बनाकर ये वापस चली गई। चाहे मान लीजिए कोई किरण ऐसे आया, ये किरण आया, देखिए ऐसे आया, देखिए किरण आकर टकराया। थोड़ा और नीचे से ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये कोई किरण आकर इससे टकराया, ऐसे टकराया, तो अब जाएगी कैसे किरण, तो सबसे पहले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर लंब डालेंगे। लंब डालने के लिए इसे मिलाइए, ये लंब हो गया। अब चलिए इसे मान लीजिए कि x डिग्री का कोण बनाया, सपोज दैट, तो फिर इससे जो टकरा कर किरणें भागेंगी उससे क्या करेंगी, इस देखिए ऐसे जाएंगी, x डिग्री का लंब से कोण बनाकर चली जाएंगी। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक और दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, आपका इधर से बना देते हैं, ये हो गया आपका और उत्तल दर्पण चाहिए ना। चलिए देखिए ये आपका हो गया उत्तल दर्पण,
चलिए मान लीजिए कोई ये सेंटर, देखिए कोई किरण ऐसे आ रही है, लग रहा है कि ये किरण जो है सेंटर यहाँ पे लेते हैं, देखिए लंबवत आ रही है, ये सेंटर है जब, तो इसका मतलब ये किरण लंबवत आ रही है, तो टकराई यानी लंब, ये लंब लाइन भी है और किरण लंबवत भी आ रही है, तो लंबवत आई कितना डिग्री कोण बनाकर, 0 डिग्री कोण बनाकर आई और आके टकराई, तो फिर लौटने का रास्ता यही होगा, यानी फिर लंब से 0 डिग्री कोण बनाकर वापस हो जाएगी। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज के बारे में स्टडी करेंगे।